एक एसडीएम साहब अपनी सरकारी गाड़ी से अपनी पत्नी को लेकर कहीं जा रहे थे। तभी रोड के किनारे उनको एक सब्जी का ठेला लगा हुआ दिखाई देता है, जिस ठेले को एक महिला चला रही थी। दोस्तों, जैसे ही एसडीएम साहब उस महिला को देखते हैं, तब अपनी गाड़ी रुकवाते हैं और गाड़ी से उतरते हैं और उस ठेले की तरफ जाने लगते हैं। दोस्तों, जो महिला वहाँ पर ठेला लगाई थी, जब वह एसडीएम साहब को अपनी तरफ आते हुए देखती है, तो वो अपने चेहरे को छुपाने लगती है। दोस्तों, तभी एसडीएम साहब उससे कहते हैं कि सोनम, मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया है, तुमको चेहरा छुपाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों, वह महिला एसडीएम साहब के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है और फुट फुट कर रोने लगती है। दोस्तों, आखिर वह महिला कौन थी और रो रो कर उसने माफ़ी क्यों मांग रही थी, और एसडीएम साहब और उस महिला के बीच में रिश्ता क्या था? आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन मैं आप सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि बहुत दिनों तक वीडियो नहीं आ रहे थे, लेकिन अब फिर से लगातार वीडियो आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के एक गांव की है, जहां पर एक सोनम नाम की लड़की रहती थी। दोस्तों, सोनम दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उसको अपनी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा घमंड था। सोनम कभी कभी अपनी सहेलियों के साथ जब घूमती फिरती थी, तो हमेशा कहती थी कि मुझसे शादी करने के लिए कोई राजकुमार ऊपर से उतर कर आएगा, मुझसे शादी करेगा। दोस्तों, सोनम अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी और इस तरीके से दिन गुजर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, वैसे वैसे सोनम की उम्र भी बढ़ रही थी। तो सोनम के माता पिता सोनम की शादी करने के लिए सोचने लगते हैं। सोनम के पिताजी और उसका भाई दोनों लोग मिलकर सोनम के लिए एक लड़का ढूंढने लगते हैं और कुछ दिन बाद उनको एक लड़का भी मिल जाता है। दोस्तों, उस लड़के का नाम संदीप था। संदीप दिखने में उतना ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं था, लेकिन पढ़ा लिखा हुआ लड़का था और संस्कारी लड़का था। माँ बाप की इज्जत करना बहुत अच्छे से वह जानता था। दोस्तों, जैसे ही सोनम के पिताजी और सोनम का भाई उस लड़के से बातचीत करते हैं, तो उस लड़के का जो स्वभाव है वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। उस लड़के से बातचीत करने के बाद उन लोगों को बहुत अच्छा फील होता है और वो लड़का घर परिवार की इज्जत करने वाला था, जिस वजह से वो लड़का सोनम के पिताजी को पसंद आ जाता है और उस दिन लड़के से सोनम की शादी तय कर दी जाती है। दोस्तों, शादी तय करने के बाद सोनम के पिताजी जब घर पर आते हैं, तभी सोनम अपने पिताजी से पूछती है कि पापा, आपने जो लड़का पसंद किया है वो लड़का ना ही तो सुंदर है, ना वो लड़का मेरे लायक है, क्योंकि हम दोनों की जोड़ी अच्छी दिखनी चाहिए। मैं जितनी खूबसूरत हूँ उतना ही खूबसूरत मेरा दूल्हा भी होना चाहिए। तब दोस्तों, सोनम के पिताजी कहते हैं कि बेटा देखो, शक्ल सूरत उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। जो मैंने लड़का तुम्हारे लिए देखा है वो लड़का लाखों में एक है। लड़का अच्छे विचारों का होना चाहिए, मान सम्मान करने वाला होना चाहिए और तुम्हारी इज्जत करने वाला होना चाहिए। दोस्तों, सोनम अपने पिताजी की बातों को सुनकर थोड़ा सा मायूस हो जाती है। तभी जो सोनम का भाई था, वो उस लड़के का फ़ोटो सोनम को दिखाता है। जब लड़के का फ़ोटो सोनम देखती है, तो अपना चेहरा ऐसे नीचे की तरफ झुकाकर और एकदम से मायूस हो जाती है। दोस्तों, सोनम सोचती है कि लड़का तो दिखने में कुछ खास नहीं लग रहा है, क्या होगा, मेरी शादी इसके साथ कैसे होगी, कैसे मेरी ज़िंदगी इसके साथ गुजरेगी। दोस्तों, यही सब सोचकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तभी जो सोनम का भाई है वो कहता है कि बहन देखो, लड़का पढ़ा लिखा हुआ है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। कुछ महीने बाद या फिर कुछ सालों के अंदर ही वो लड़का सरकारी नौकरी करने लगेगा। तो जो तुम्हारी ज़िंदगी है वो बहुत खुशहाल तरीके से गुजर जाएगी और कभी भी किसी चीज़ की तुमको कभी महसूस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, सोनम जो थी वो कहीं ना कहीं उस लड़के के शक्ल और सूरत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। उस लड़के से वो शादी नहीं करनी चाहती थी। लेकिन दोस्तों, गांव देहात में लड़कियों को इतना इजाज़त नहीं होती है कि वह अपनी मर्ज़ी से शादी कर सके या फिर अपने पापा के सामने अपने बातों को रख सके कि पापा मुझसे शादी नहीं करेंगे। वो अपने घर वालों को अकॉर्डिंग ही गांव देहात की लड़कियां शादी करती है। दोस्तों, सोनम भी अपने पापा और अपने भाई को कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप शादी करने के लिए राज़ी हो जाती है। दोस्तों, इस तरीके से धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और शादी का समय भी नज़दीक आ जाता है। दोस्तों, सोनम अपने कमरे में बैठी हुई थी और शादी का जोड़ा पहनकर अपना तैयार होकर बैठी थी। घर में खुशियों का माहौल था, सभी रिश्तेदार लोग आए हुए थे
कुछ समय बाद बारात भी दरवाजे पर आ जाती है और दूल्हे का मान सम्मान से स्वागत किया जाता है। बारात आने के बाद जब समय आता है जयमाला का, तभी सोनम जो है वो दुल्हन की तरह जोड़े में तैयार होकर स्टेज पर जब पहुंचती है, दोनों के हाथ में वरमाला दिया जाता है। लेकिन जब वरमाला ऐसे पहनाने की बारी आती है, तभी सोनम लड़के को देखकर जयमाला के स्टेज पर ही गुस्सा हो जाती है और वरमाला डालने से मना कर देती है। सोनम अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। यह लड़का फ़ोटो में दिखने में तो थोड़ा ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन सामने से तो यह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। यह लड़का बहुत ज़्यादा काला है, इससे शादी नहीं करूंगी। चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, इसके साथ अगर आप लोग मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाओगे तो देख लीजिएगा बहुत बुरा होगा। दोस्तों, ऐसा कहने के बाद सोनम शादी करने से साफ साफ इनकार कर देती है। अब इतना सुनने के बाद जो दूल्हा था और जो दूल्हे के पिताजी थे, वो दोनों लोग मायूस हो जाते हैं और दूल्हा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन जो दूल्हा था वो बहुत ज़्यादा समझदार था और पढ़ा लिखा लड़का था। दोस्तों, दूल्हा उसके सामने कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप उसकी बातों को सुनता रहता है। दूल्हे के पिताजी सोनम के पिताजी से कहते हैं कि आपने अपनी लड़की को हमारे लड़के के बारे में नहीं बताया था कि वो शक्ल सूरत से थोड़ा सा सांवला है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है। दोस्तों, सोनम के पिताजी थे वो भी बहुत ज़्यादा लाचार थे और सोनम का भाई भी बहुत ज़्यादा लाचार था। सोनम को समझाने की दोनों लोग बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सोनम जो थी वो अपने पिताजी की बातों को नहीं मानती और दूल्हे के पिताजी सोनम से भी इतना तक कह देते हैं कि बेटा देखो, घर पर बारात आई है तो शादी कर लो, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी सोनम शादी करने के लिए नहीं मानती है। तब सोनम का भाई और सोनम के पिताजी दोनों लोग सोनम के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं और कहते हैं कि आज तुमको शादी करनी ही पड़ेगी, हम लोग की इज्जत का सवाल है। दोस्तों, वो लोग कहते हैं कि अगर शादी आज नहीं करोगे तो हम लोग की बहुत बदनामी हो जाएगी। दोस्तों, इस तरीके से उस दिन को सोनम को समझाया जा रहा था। तभी गांव के ही कुछ लोग पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और बता देते हैं कि शादी विवाह में झगड़ा हो गया है, लड़की शादी नहीं करना चाहती है। तब तक दोस्तों आधे घंटे के अंदर मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है। जब पुलिस वाले वहां पर आ जाते हैं तब लड़की के पिताजी को और उसके भाई को समझाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि देखिए, लड़की अगर शादी करने के लिए राजी नहीं है तो आप ज़बरदस्ती उसकी शादी नहीं करा सकते। अगर उसका मन नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका यह अधिकार है और यह अधिकार उसको कानून ने दिया है। दोस्तों, अब सोनम के पिताजी और उसका जो भाई था वो दोनों लोग लाचार हो जाते हैं और मजबूरी में जो लड़का था, जो दूल्हा था, उसको अपनी बारात वापस ले जानी पड़ती है। लेकिन जब लड़का अपनी बारात को वहां से लेकर गांव से बाहर निकल रहा था, तभी उसी गांव का एक गरीब किसान दूल्हे के पापा से आकर कहता है कि अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो बताइए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब दोस्तों दूल्हे के पिताजी कहते हैं कि अब सब कुछ बर्बाद हो गया है, अब बचा ही क्या है, इससे ज़्यादा हमारी बदनामी क्या है, इससे ज़्यादा बुरा हमारे साथ क्या हो सकता है, बताओ क्या बात है। तब दोस्तों वो किसान कहता है कि अगर आप मेरी बातों को मान जाएंगे तो आपको बारात वापस लेकर नहीं जाना पड़ेगा। तब दूल्हे के पिताजी कहते हैं कि बताओ क्या बात है। तब वो किसान कहता है कि साहब देखिए, हमारी एक बेटी है, ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन बड़ों का इज्जत करना बहुत अच्छे से वो जानती है, घर का सारा काम वो जानती है, सब कुछ आपका काम कर देगी, खाना वाना बना देगी और आपके लड़के को बहुत खुश रखेगी, उसकी बहुत ज़्यादा सेवा करेगी और आप लोग की भी इज्जत करेगी। अगर आप लोग बुरा नहीं मानेंगे तो आप हमारी बेटी से शादी करके बारात लेकर जा सकते हैं। हम बहुत गरीब हैं, पैसा रुपया दान तो नहीं दे पाएंगे, बस अपनी बेटी को ही आपको दे सकते हैं। दोस्तों, पुराने ज़माने में जब किसी की बारात वापस चली जाती है तो गांव के लोग इस तरीके से शादी करवा कर और बारात को विदा करते हैं, जिस वजह से दूल्हे के जो पिताजी थे उनको यह बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि दूल्हे के जो पिताजी है वो सोच रहे थे कि शादी में इतना ज़्यादा खर्चा हो गया है और रिश्तेदार के लोग आए हैं, अगर शादी नहीं होगी तो उनकी इज्जत का क्या होगा। दोस्तों, इस तरीके से संदीप और उस लड़की की शादी उससे करवा दी जाती है और शादी होने के बाद संदीप जो है उस लड़की को लेकर विदा करके अपने घर चला जाता है। इधर जो सोनम थी वह अपनी शादी तोड़ती है, तो शादी तोड़ने के 2 महीने बाद इलाहाबाद चली जाती है, वहाँ पर प्राइवेट नौकरी करने लगती है। दोस्तों, इस बीच सोनम की मुलाकात एक लड़के से हो जाती है। दरअसल दोस्तों उस लड़के का नाम विशाल था। सोनम विशाल को जब पहली बार देखी तो तभी उसको एक ही झटके में विशाल पसंद आ गया
और बार बार विशाल को वो देखती रहती थी। हमेशा विशाल को भी ऐसा लगने लगा था कि जो सोनम है वो उससे प्यार करती है, उसको चाहती है। जिस वजह से विशाल था वो कभी कभी या फिर हमेशा वो सोनम के आगे पीछे बाइक लेकर घूमता रहता था। दोस्तों, 1 साल के बाद सोनम और विशाल के बीच में अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। सोनम सोच रही थी कि चलो अच्छा हुआ कि संदीप से शादी नहीं की, नहीं तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। सोनम ये भी सोच रही थी कि जैसा लड़का उसको जीवन में चाहिए था वैसा लड़का विशाल उसको मिल गया। अब उसकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर जाएगी। लेकिन दोस्तों, सोनम नहीं जानती थी कि विशाल को वो जितना अच्छा समझ रही है उतना अच्छा विशाल है नहीं। दोस्तों, विशाल जो है वो लड़कियों के साथ मौज मस्ती करता था, जुआ खेलता था, लड़कियों के साथ अवैध संबंध भी था, वो दारू शराब भी पीता था और पढ़ा लिखा भी नहीं था। लेकिन विशाल की एक खासियत थी, वो खासियत यह थी कि विशाल कभी भी जब सोनम से मिलने के लिए आता था, उसके सामने जब आता था वो दारू शराब पीकर या फिर नशे की हालत में नहीं रहता था। वो हमेशा एक अच्छा लड़का बनकर सोनम के सामने आता था, उससे मिलता था और उसके साथ वक्त बिताता था। दोस्तों, सोनम 2 साल बाद अपने माता पिता से बातचीत करती है और विशाल से शादी करने का प्रस्ताव अपने माता पिता के सामने रख देती है और उसके साथ वक्त बिताता था। दोस्तों, सोनम 2 साल बाद अपने माता पिता से बातचीत करती है और विशाल से शादी करने का प्रस्ताव अपने माता पिता के सामने रख देती है। जब सोनम के माता पिता को पता चलता है कि सोनम अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है, तो वो लोग भी उसको मना नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग जानते थे कि एक बार उसकी शादी टूट चुकी है और इस बार भी मना करेंगे तो उसकी शादी टूट जाएगी। यही सब सोचकर जो लोग थे वो सोनम की मर्जी के खिलाफ नहीं जाते हैं और सोनम की शादी विशाल से तय करवा देते हैं। दोस्तों, विशाल दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, महंगी गाड़ियों में घूमता था। ये सब देखकर जो सोनम थी वो विशाल को पसंद करने लगी थी, उसके साथ शादी भी कर ली थी। शादी होने के बाद सोनम विशाल के साथ बहुत खुश थी और यही सोच रही थी कि चलो अच्छा हुआ कि मैं संदीप से शादी नहीं की, नहीं तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन दोस्तों, सोनम यह बात नहीं जानती थी कि उसकी ज़िंदगी संदीप के साथ बर्बाद नहीं होती, बल्कि उसकी ज़िंदगी अब जाकर बर्बाद होने वाली थी और उसको इस बात की भनक भी नहीं थी। दोस्तों, शादी होने के 6 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन इन 6 महीनों में अभी भी सोनम को यह बात पता नहीं चलती है कि उसका जो पति है वो नशेड़ी है और दारू शराब पीता है, क्योंकि विशाल घर पर कभी दारू शराब पीकर आता ही नहीं था। जब भी लड़कियों के साथ उसको मौज मस्ती करना होता था, अवैध संबंध बनाना होता था, वो घर से बाहर होटल बुक करता था और होटल पर भी मौज मस्ती करता था। और धीरे धीरे करके ऐसे ही पूरे 1 साल गुजर जाते हैं और सोनम एक खूबसूरत बच्चे को जन्म देती है। लेकिन अब जाकर सोनम को थोड़ा बहुत पता चलने लगा था, उसका जो पति है विशाल वो दारू शराब पीता है। लेकिन दोस्तों, सोनम उससे कुछ बोलती नहीं है, वो सोचती थी कि चलो कभी कभी पीता होगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे विशाल की जो हरकतें हैं और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। विशाल अब सोनम के सामने दारू शराब पी के आने लगा और लड़कियों के साथ उसके सामने बातचीत करने लगा था। जब सोनम उसको मना करती थी तब विशाल उसको डांट दिया करता था और कहता था कि कुछ भी अगर बोलोगी तो मारपीट कर तुमको यहाँ से भगा दूंगा। अब दोस्तों, सोनम को बहुत बड़ा झटका लग जाता है। जब यह बात सुनती है तो सोनम सोचती है कि मैं अपनी मर्जी से शादी की, लेकिन यह ऐसा लड़का निकल जाएगा, मैं तो कभी सोची ही नहीं थी। दोस्तों, वो कहती है कि जितनी सुंदर मैं हूँ उतना ही सुंदर यह भी था, लेकिन मैं सोचती थी कि लड़का मेरी सुंदरता का कदर करेगा, मेरी इज्जत करेगा। लेकिन शादी के 1 साल बाद इसको क्या हो गया, यह पूरी तरीके से बदल गया है। दरअसल दोस्तों, उस समय सोनम को यह बात पता चल गई थी कि जो विशाल है उसका अवैध संबंध लड़कियों के साथ चल रहा है और इसी बात को लेकर विशाल और सोनम के बीच में लगातार लड़ाई झगड़े होते रहते थे। दोस्तों, इस तरीके से लड़ाई झगड़े करते करते पूरे 1 साल और गुजर जाते हैं और सोनम एक और बच्चे को जन्म देती है। अब दोस्तों, सोनम की शादी को पूरे 3 साल गुजर चुके थे, लेकिन दोस्तों अब सोनम की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि सोनम एकदम से मजबूर हो चुकी थी और सोनम विशाल को छोड़कर जा भी नहीं सकती थी और अपनी मजबूरी अपने माता पिता से बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि दोस्तों सोनम अपनी मर्जी से शादी की थी। इसलिए जो भी उसके साथ हो रहा था, जो भी उसके ऊपर बीत रही थी, वो अपने घर वालों को नहीं बताना चाहती थी। दोस्तों, सोनम सोच रही थी कि हमारे घर वाले भी मेरे ऊपर ताना मारेंगी अगर उनको पता चलेगी कि उसके साथ ये सब हो रहा है। तो वो सोच रही थी कि हमारे घर वाले कहेंगे कि तुम अपनी मर्जी से शादी की हो, तो तुम इस चीज़ को देखो, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है।
दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे करके समय गुजरने लगता है, लेकिन घर में लड़ाई झगड़ने होने की वजह से विशाल और भी ज़्यादा टेंशन में रहने लगा, और भी ज़्यादा दारू शराब पीने लगा था, जिस वजह से घर में और भी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे थे और रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। दोस्तों यहाँ तक नौबत आती है कि विशाल के पास अब इतने भी पैसे नहीं थे कि वह अपने बच्चों को देखभाल कर सके, अपने बच्चों का दवाई कर सके। दोस्तों इस तरीके से उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तभी दोस्तों जो सोनम है वह अपने पति से अलग होने का फैसला करती है, क्योंकि सोनम अपने बच्चों के भविष्य को खराब होता हुआ नहीं देखना चाहती थी। दोस्तों अब जाहिर सी बात है कि किसी भी औरत के दो बच्चे पैदा हो जाएंगे तो वो कहीं की नहीं रह जाएगी, वो अपने बच्चों में ही परेशान हो जाएगी, और यही हाल हुआ था। दोस्तों सोनम अपने पति से लड़ाई झगड़े के चलते अपना ससुराल छोड़ देती है और ससुराल छोड़कर इलाहाबाद में ही एक रूम रेंट पर लेती है और अपने बच्चों के साथ वहाँ पर रहने लगती है। दोस्तों सोनम सोचती है कि ऐसे तो मेरी ज़िंदगी चलेगी नहीं, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जिस वजह से जो सोनम है वो वहाँ पर रहती थी, जिस रूम में रेंट लेकर वो रहती थी उसी रूम की नीचे जगह था, तो वहीं पर एक सब्जी का ठेला लगाकर सब्जी बेचने लगती है। दोस्तों सब्जी बेचकर सोनम के रोज 500 से 600 रुपये मिल जाते थे। उस पैसों से वो अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण आराम से कर लेती थी, और उसी पैसे में से कुछ पैसे वो बचाकर अपने बैंक में भी जमा कर लेती थी। दोस्तों अभी 3 महीने ही हुए थे सोनम को वहाँ पर ठेला लगाकर सब्जी बेचते हुए, तभी अचानक सोनम को पता चलता है कि जिस लड़के से पहली बार शादी तय हुई थी उस लड़के से वो शादी नहीं कर रही थी, उसने मना कर दिया था। वो लड़का आज एसडीएम बन गया है। दोस्तों अब सोनम अपनी किस्मत को कोसने लगती है। वो सोच रही थी कि शायद उस दिन पिताजी की बातों को मान लेना चाहिए था और संदीप से शादी कर लेना चाहिए था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो सोचते हैं ना, वो अच्छा ही हमेशा सोचते हैं। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत भावना नहीं रखते हैं और गलत नहीं सोचते हैं, लेकिन जो लोग अपने माँ बाप की बातों को नहीं मानते हैं उनकी ज़िंदगी में एक न एक दिन ऐसा हादसा ज़रूर होता है। लेकिन दोस्तों उस समय पछताने से कुछ नहीं होने वाला नहीं था। दोस्तों धीरे धीरे करके वक्त गुजर रहा था। सोनम अपने बच्चों के साथ अपने ठेले पर सब्जी बेच रही थी। तभी अचानक एक दिन जो संदीप था वो एसडीएम बन चुका था और अपनी पत्नी को अपनी सरकारी गाड़ी में बैठाकर कहीं लेकर जा रहा था। तभी रास्ते में ट्रैफिक लग जाता है और एसडीएम साहब अपनी गाड़ी साइड में लगा देते हैं, और साइड में लगाने के बाद इधर उधर देखने लगते हैं कुछ खाने के लिए। तभी उनकी नज़र जाती है सोनम के ऊपर जो ठेले पर सब्जी लगाकर बेच रही थी। दोस्तों एसडीएम साहब को देखकर पहले तो सोचते हैं कि यह वही लड़की है या फिर कोई और है, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए उसके पास जब जाते हैं तभी सोनम जो है वो एसडीएम साहब को अपनी तरफ आता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपने चेहरे को छुपाने लगती है। तब जाकर एसडीएम साहब को यकीन हो जाता है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वो लड़की सोनम ही है। दोस्तों एसडीएम साहब सोनम से कहते हैं कि सोनम मैं तुमको देख लिया हूँ, तुम्हारा चेहरा देख लिया हूँ, अब तुमको अपना चेहरा छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तब सोनम जो है वो एसडीएम साहब के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि देखो उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैंने तुम्हारा बहुत बेइज्जती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो, उस दिन तो मुझे समझ में नहीं आया। तब एसडीएम साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, सबका अपना अपना अधिकार है। तब एसडीएम साहब सोनम से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर सब्जी क्यों बेच रही हो, तुम्हारी जिस लड़के से शादी हुई थी लड़का तो बहुत अच्छा खासा था, मुझे भी पता चला था कि तुम्हारी शादी हो गई है और वो लोग अच्छे परिवार के रहने वाले हैं, मैंने सुना था इस बात को, लेकिन तुम यहाँ पर सब्जी क्यों बेच रही हो। तब दोस्तों जो सोनम है वह अपनी पूरी कहानी एसडीएम साहब को बैठा कर सुनाती है और बताती है और कहती है कि मेरा पति शादी के बाद तो ठीक था, लेकिन 2 साल बाद वो दारू शराब पीने लगा, लड़कियों के साथ उसके अवैध संबंध बनने लगे। मुझे 2 साल बाद इन सब चीज़ों के बारे में पता चला। मैं सोच रही थी कि चलो सुधर जाएगा, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा था, जिस वजह से मजबूरी में मुझे उसका साथ छोड़ना पड़ा और अपने मैं घर भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी शादी की हूँ। तो मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो भी लोग मेरे बारे में गलत ही सोचेंगे, इसलिए मैं घर वालों को बिना बताए कैसे भी करके यहाँ पर ठेले पर सब्जी बेच रही हूँ, अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ।
दोस्तों एसडीएम साहब काफ़ी देर तक सोनम से बातचीत करते हैं और वहाँ से जब जाने लगते हैं तब सोनम से कहते हैं कि सोनम, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मेरी पोस्टिंग यहीं इलाहाबाद में ही हुई है। दोस्तों इस कहानी से हमें सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन आप क्या सीखो वो आपके ऊपर है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस तरीके के वीडियो बनाने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।